तो दोस्तों, पावर ग्रीन टी विथ अनूप गुप्ता शो में आप सभी का आज स्वागत है। और आज हमारे साथ इस शो में एक ऐसी लीडरशिप आई है जिसके साथ हम लोग बात करेंगे, जो बखरी बेगूसराय के रहने वाले हैं, सरकारी नौकरी करते हुए इस बिजनेस को पॉजिटिव सोच के साथ। सबसे अच्छी चीज जो उनकी मेरे को लगती है कि वो पॉजिटिव सोच से ओत-प्रोत रहते हैं, हमेशा नेगेटिविटी को अपने आसपास भटकने भी नहीं देते हैं। और यही कारण वो बोलते हैं ना कि अगर 99 चीजें खराब भी हो और एक चीज अगर सही है तो आप अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे, और वो है पॉजिटिविटी। जब आप कंप्लीटली पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत कुछ करेंगे दोस्तों। और ऐसे ही एक कपल हैं, और उनकी एक और खास बात है कि वो एक दूसरे के पूरक हैं। आप कभी भी उनको अलग नहीं देखेंगे, और यही रीजन है कि उनका नाम भी वहीं से शुरुआत हुई है, दिव्या गोपाल। दिव्या कुमारी अलग है, गोपाल सिंह अलग है, लेकिन ये बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है उनके पूरी टीम में। और धीरे धीरे ये रोग पूरे मोदी केयर में फैलने लगा है, क्योंकि लोग एक दूसरे के पूरक हैं, और ये शुरुआत यहीं से हुई है। तो दिव्या गोपाल जो कि कदम से कदम, ये बताता है, ये नाम एक साथ करना ये बताता है कि एक और एक दो नहीं, एक और एक 11। तो ये चीज इंडिकेटर है। इसीलिए उनकी टीम में रश्मि सुनील और ऐसे करके बहुत सारे नाम हैं जो आप हमेशा देखेंगे एक और एक 11 वाली पोजीशन में। तो आज हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि इस पावर ग्रीन टी विद अनूप गुप्ता शो में आज आपको एक ऐसे जाबाज लीडरशिप से मिलाने जा रहे हैं, एक ऐसे कपल से मिलाने जा रहे हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के साथ हमेशा नजर आते हैं और एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, चाहे मुसीबत हो। चाहे मुझे आज भी याद है, हम लोग कोलकाता में लेक लैंड कंट्री क्लब में खड़े थे, गए थे ट्रिप में, और वहां पे कुछ गेम्स हो रहा था, कुछ स्पोर्ट्स हो रहा था मोदी केयर के ऑफिशियल्स के द्वारा। और उसमें एक फुटबॉल खेलने का, वॉलीबॉल खेलने का एक प्रोग्राम था। उसमें अचानक गोपाल सर खेलते खेलते लुढ़क के गिर गए, और गिरने के बाद उनका जो घुटना था वो डिसलोकेट हो गया, और वो किनारे सारे लोग उनको उठा करके किनारे ले गए, डॉक्टर को बुलाया जा रहा है और सारा कुछ कर रहा है। लेकिन उसी वक्त एक लेडी मेरे पास पीछे से आई और बोली कि सर, गोपाल जी की जगह मैं खेलूंगी। दोस्तों, पूरा का पूरा टीम परेशान था कि गोपाल सर को क्या हुआ। उनके घुटने की हड्डी डिसलोकेट हो गई थी, ये मामूली बात नहीं थी। लेकिन वो उनको नहीं देख रही थी कि गोपाल जी को देखा जाए, वो ये देख रही थी कि जहां मेरे हस्बैंड की जग हसाई हो रही है, लोग हंस रहे हैं कि हार के आउट हो रहा है, उस जगह वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं खड़े होकर उस फील्ड में खड़ी थी कि मैं गोपाल सिंह का नाम नीचे नहीं होने दूंगी, तो मैं गोपाल जी की जगह एज ए प्लेयर मैं खेलूंगी। और खेला भी उन्होंने। बड़ी अच्छी बात कि उन्होंने खेला। ये है टीम स्पिरिट, ये है जज्बा। हम बोलते हैं कि हम अपने हस्बैंड के साथ खड़े हैं, हम अपनी फैमिली के साथ खड़े हैं, हम अपनी वाइफ के साथ खड़े हैं, लेकिन एक्चुअल क्या हम खड़े हैं? ये चीज उन्होंने उस दिन चरितार्थ करके दिखाई कि सचमुच बोलना और करना, कथनी और करनी दोनों एक समान है। और उस दिन से मैं आपका फैन हो गया दिव्या जी। तो आज बहुत खुशी हो रही है हमें आप दोनों को अपने शो में बुलाते हुए। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं दिव्या गोपाल। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत इससे पहले कि मैं अपनी शुरुआत करूं, मैं बता देना चाहता हूं कि आपने शुरू से ही बताया दिव्या गोपाल, दिव्या गोपाल, दिव्या गोपाल, तो क्यों ना पहले दिव्या शुरू करें। दिव्या जी प्लीज, सारा काम आपको करना, बाकी जो कहेंगे वो हम कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग अनूप सर के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हम दोनों को इस लायक समझे कि उनके इस सेशन में एक पार्टिसिपेंट हम दोनों भी उसमें रहे। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप सर, अमृता मैम। ये फैमिली इतना खूबसूरत है, यहाँ के लोग इतने खूबसूरत हैं। इन खूबसूरती को देख के जो भी शख्स इसमें आएगा वो भी खुद खूबसूरत हो जाएगा। मेरा घर हुआ खगड़िया, मैं खगड़िया की रहने वाली हूँ, और एक बहुत ही खूबसूरत फैमिली से बिलोंग करती हूँ, हैप्पी फैमिली, जिसमें मेरे एक बड़े भाई है, माँ पापा है, और मैं उस घर की छोटी सी लाडली सी क्यूट सी छोटी सी नन्ही सी परी हूँ।
इस परी को हर वो सपना जब से मैंने आँख खोला है, हर वो ड्रीम पूरा हुआ है। और उस ड्रीम को पूरा करने के लिए पूरा श्रेय मेरे फैमिली को जाता है। मेरे पापा को जाता है सबसे ज्यादा, मेरी माँ को जाता है और मेरे बड़े प्यारे से भैया को जाता है। इन्होंने अपनी प्यारी सी गुड़िया को बहुत ही प्यार से, राजकुमारी को पाला जाता है, बस वैसे ही मेरी परवरिश हुई। और इसके बाद ये होता है कि जब परी बड़ी होती है तो परी के लिए एक राजकुमार की भी व्यवस्था हुई और मेरे पापा ने भी बस वैसा ही किए। उन्होंने अपनी परी के लिए एक बहुत खूबसूरत राजकुमार तलाश करने लगे। तलाश करते रहे, लेकिन एक ऐसा भी दिन आया कि उनके सामने वो सुंदर सा राजकुमार उनको दिख गया। राजकुमार में हर योग्यता भरी हुई थी। वो देखने में स्मार्ट भी है, खूबसूरत भी है, पर्सनालिटी से भरे हुए हैं। लोक व्यवहार की कला, अब हम लोग नेटवर्किंग में आके लोक व्यवहार की कला सीखते हैं, लेकिन उनमें बचपन से ही ये लोक कला की गुण भरी हुई थी। वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हर व्यक्ति का वो मदद करते हैं, लोगों में खुशियां बांटते हैं। तो बहुत सारी क्वालिटी उनमें कूट कूट के भरी हुई थी। मेरे पापा को बहुत पसंद आया, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है कि हर लड़की को हर कुछ नहीं मिलता है। अगर लड़का खूबसूरत है तो बैकग्राउंड वाकई में कमजोर होता है। तो यहाँ भी उस राजकुमार में हर कुछ था, लेकिन बैकग्राउंड से वो संपूर्ण नहीं थे, परिपूर्ण नहीं थे। लेकिन मेरे पापा को ये लगा कि धन तो कभी भी आ सकता है। धन एक ऐसा चीज है कि हर हाथ जाता है तो कभी उसके हाथ जाता है। तो धन लक्ष्मी कहीं भी एक जगह स्थायी नहीं रहती है, लेकिन हाँ, व्यक्ति का व्यक्तित्व जीवन भर अस्थायी रहता है। पापा ने बहुत सारे लड़का देखिया जो मैं अपनी छोटी सी गुड़िया को देना चाहता हूँ, वो कहीं मेरी बिटिया रानी के हाथ से कहीं छूट ना जाए। मेरा ये डिसीजन हो सकता है अभी गलत लगे, लेकिन आने वाले समय में मेरी गुड़िया को पता चल जाएगा कि उसके पापा का डिसीजन एकदम सही था, सटीक था। मुझे भी, और इस तरह से उन्होंने उस गुड़िया के लिए राजकुमार की पसंद कर लिए और वो बकरियां आए, लड़का पसंद आया और उन्होंने एक सुंदर सा तस्वीर उस लड़के का उस राजकुमारी के लिए दिखाने के लिए ले गए। अब ये हुआ, यहाँ थोड़ा सा मूव आता है ये कि हम तो उस वक्त इंटर में ही गए थे और हर लड़की का शौक होता है, क्योंकि 1996 में हर घर कोई व्यक्ति मूवी देखता ही था और हर लड़कियों के सपने में एक सुंदर सा राजकुमार का इंतजार तो होता ही है, भले माँ बाप को नहीं बोलते हैं। पापा समझ गए थे मेरी प्यारी गुड़िया है, ये अच्छा ही चीज पे नजर दौड़ाती है, 100 में से एक को ही ये पसंद करती है, तो मैं उसके लिए अच्छा ही लेके जाऊंगा। दोस्तों, जब वो तस्वीर मेरे सामने आया तो दिल बाग बाग हो गया। खुशी हम फूले नहीं समाए, कभी हम मुझे देखते, कभी हम खुद को देखते। दिल इतना अच्छा लगा कि हाँ, उस तस्वीर का थोड़ा सा हम बैकग्राउंड बताते हैं। बहुत ही खूबसूरत एक मॉडल के तरह उन्होंने तस्वीर खिंचवाया था। साइड का फेस था और सर पे यूं टोपी डाले हुए, एकदम मतलब हम समझते सलमान को भी वो फीका कर दिया था। इतना खूबसूरत, मजा आ गया। उम्मीद, दिल में आशाएं, उस तस्वीर के अनुसार हमको लगा कि बहुत धन से धनवान होंगे, हर कुछ हमारे घर में होगा, गाड़ियां होगी, हर कुछ होगा जो एक लड़की का ड्रीम होता है। बेटी शादी करके आई, सपनों के राजकुमार तो मिल गया प्यारा सा, लेकिन वो राजमहल यहाँ मुझे नहीं मिला। हम बहुत ही संपूर्ण घर से आए हैं। मेरे पापा एक टायर मिस्त्री हैं, वो किसी जॉब में नहीं है, वो खुद हार्ड वर्कर हैं। हार्ड वर्क करके वो पैसा इकट्ठा करते हैं। उनके एक लड़का एक लड़की, 2 ही संतान हैं। बड़े भाई का नाम है नितिन कुमार और छोटी सी प्यारी सी बच्ची का नाम है दिव्या सिंह। और जैसे ही हम यहाँ आए तो इतना अच्छा लगा, क्या हम बताएं। यहाँ
बाथरूम भी नहीं था, खुले में हम टच करते थे और खुला आंगन था, एक रूम था मेरा, एक रूम मेरे इस घर में जब आए तो मुझे मालूम था क्योंकि ये 2 भाई है, एक बहन है, बड़ी सिस्टर है, बड़े भाई है और सबसे छोटे ये है। हमको भी लगा छोटा भाई है और छोटी हम लोग को रिस्पांस कुछ भी नहीं मिलेगा, लाइफ बिंदास जिएंगे, कोई टेंशन नहीं है, बड़े मस्ती में, क्योंकि बड़े भाई अपना जिम्मेवारी ले ही लेंगे, बड़ी दीदी है वो सर पे हाथ हमेशा ननद बहन की तरह हम लोग दोनों पे डालेंगे तो लाइफ मस्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ आए तो कुछ और ही नजारा था। यहाँ नजारा ये था कि इनके बड़े भाई वो शरीर से विकलांग थे, वो एक्चुअली वो बचपन से थे नहीं, लेकिन कुछ की वजह से उनको प्रॉब्लम हो चुका था, तो आखिर प्रॉब्लम हो गया तो शरीर तो काम करेगा नहीं। तो हमने देखा एक बड़े विकलांग भी है, बहन भी है जो बड़ी अस्वस्थ है। हमने कहा है कोई बात नहीं, लड़का ठीक है, सब कुछ सुपर हिट है, मजा आएगा लाइफ को जीने में। चलिए जीवन अपनी दौड़ पे दौड़ने लगा, मस्त हो गए, नहीं था कुछ, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हम दोनों अपने लाइफ में खुशी के तरह जैसे पंछी उड़ता है आकाश में, हम दोनों भी उड़ने लगे। उड़ते उड़ते आनंद आया, मस्ती आई। इसी बीच में हमारे लाइफ में एक छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी मेरी देवयानी बड़ी बेटी आई। हम आप लोगों को बताए नहीं कि हम 5 बच्चों के माता पिता हैं, आप लोग ताली बजा सकते हैं। और मेरे लाइफ में जैसे मेरी बेटिया रानी आई तो थोड़ा सा ट्विस्ट आया। एक छोटे में हम दोनों बच्चियों रहते थे और इन्हीं बीच में चूंकि इनका जब था कितनी सैलरी मुझे नहीं मालूम था, हम कभी पूछना भी नहीं करते थे। क्यों नहीं पसंद करते? क्योंकि ये हर हमारे ड्रीम ये पूरा करते थे, तो मुझे कभी ख्वाहिश नहीं हुई कि हम इनसे पूछे कि आपकी क्या सैलरी है। खाने को खाना मिल जाता था, बहुत ही खूबसूरत भोजन, पहनने को अच्छी अच्छी साड़ियां मिल जाती थी। घुमाने के लिए मेरे पापा जो इनको बाइक दिए थे यामाहा YBX, इस पे हम घुमाने के लिए हमें महीने में कम से कम 5-6 बार तो बेगूसराय घूम के ले आते। हमको तो हर कुछ मिल रहा था, एंजॉय कर रहे थे, हर कुछ मिला। लेकिन इनको पता था कि एक जॉब वाले का क्या हाल होता है और पूरे घर का रिस्पांस इन्हीं पे था। नई दुल्हन आई है, इनका भी केयर करना है, अपनी माँ का भी ख्याल रखना है, अपने भाई का ख्याल रखना है। और नई नई शादी हुई तो आपको पता ही है शादी में कितना खर्च होता है। तो ये कभी हमको नहीं बताया है कि आपकी शादी में इतना खर्च हुआ है, इतना एबिलिटी है, कैसे मैनेज होगा, इन्होंने कभी शेयर नहीं किया। हमने पूछा भी नहीं, क्योंकि हम तो थे दूसरे ही दुनिया में, परियों की दुनिया में थे, जहाँ आनंद ही आनंद था, मजा ही मजा था। और ऐसे ही हम लोग आते जाते, लेकिन ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ढूंढ रहे थे। इसी बीच में हमारे जीवन में जब हमारी बेटी 6-7 महीने की हो चुकी थी, इनके जीवन में नेटवर्क मार्केटिंग MBA का आगमन हुआ था। और उस बिजनेस को इन्होंने खुद देखा, हमने नहीं देखा, क्योंकि मेरी शादी नई नई हुई थी, एक छोटी बेबी थी, तो उस बच्ची को लेकर हम कहीं जा नहीं सकते थे मीटिंग अटेंड करने के लिए। लेकिन ये घर आए अपॉर्चुनिटी को देख के और इन्होंने हमारे साथ साझा किया कि दिव्या जी ऐसा ऐसा एक मीटिंग हम बिजनेस कर रहे हैं, क्या आप पसंद करिएगा? हम बोले वाकई में अगर आप कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं तो हमारे लिए और हमारे फैमिली के लिए हम आपके हर डिसीजन में हम आपका साथ देंगे। तो हमने उस बिजनेस में अभी सीखना शुरू कर दिया। छोटी सी बच्ची को हम घर में छोड़ के हमेशा बखरी से ट्रेन सुबह में 6 बजे निकलते थे समस्तीपुर के लिए और 10 बजे वहां पहुंचते, उसके बाद वहां का फंक्शन सेमिनार अटेंड करके रात को 10 वाली ट्रेन से फिर हम घर आते। और ये हमारा कंटिन्यू होते गया। मेरी छोटी सी फूल सी बच्ची को हम छोड़ के जाते और घर में माँ बोलती कि जानती हो तुम जब जाती हो तुम्हारी बेबी तुमको याद करती है, तुमको ढूंढती है, तो कभी कभी साड़ी पकड़ के वो कहती है माँ 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 तुम्हारा कपड़ा देख लेगी। कोई बात नहीं माँ, अभी हम बच्ची के लिए ही कर रहे हैं, अभी वो रो रही है हमको पता है, लेकिन वो जब बड़ी होगी वो रोएगी, उसको पता ये ना चले कि वो उसके मदर फादर उसके ड्रीम को वो पूरा नहीं करेगी। तो हम दोनों टोटली फोकस हो गए सीखने में, क्योंकि उस वक्त सीखने का दौर था तो सीखने में इन्वेस्ट भी होता है। तो सीखने के दरमियान में क्या हुआ, और इनका जॉब भी था और घर में एक फिक्स इनकम था
4,000 समथिंग इनका कुछ जॉब से इनकम आता था, उसी में घर भी चलाना है, को बिल्ड करना है। आप लोग जानते हैं उस कंपनी का प्रोडक्ट भी काफी महंगे हैं। हम लोग एफर्ट नहीं कर रहे थे, फिर भी हमने, चूंकि हमारा ड्रीम बड़ा था, गोल बड़ा था, और हमने प्रोडक्ट को यूज किया। अपनी इनकम से ज्यादा प्रोडक्ट बहुत अच्छे थे और इसलिए हमने उन्हें यूज भी किया और वहां सीखने का अपॉर्चुनिटी बहुत मिला और हम दोनों मिलकर खूब सीखे। चूंकि है आप किसी भी फील्ड में रहिए, आप घर में रहिए या किसी जॉब में रहिए या नेटवर्क मार्केटिंग करिए या कोई बिजनेस करिए, अगर आप सीखिएगा नहीं तो आप जीतिएगा नहीं। जो व्यक्ति सीख नहीं सकता वो कहीं भी दिख भी नहीं सकता। तो जो सीखेगा वो कहा ही जाता है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो यहाँ भी हम दोनों सीखने में विश्वास रखते थे, कैसेट, बुक, सेमिनार, फंक्शन सब करते थे। इसीलिए हमारी दूसरी बेटी आई, देवप्रिया सिंह। देवप्रिया जब थी तो बिजनेस काफी बड़ा हो गया था, हमारा खगड़िया में भी हुआ, खड़ी में भी बिजनेस काफी ग्रोथ हो गया। हमारी बेटी 9 महीने की थी जब हमारे गर्भ में थी और मुझे याद है रेड क्रॉस खगड़िया में एक जगह है, उसमें बहुत बड़े लीडर आए थे, उस फंक्शन में हम गए थे। मेरी बेटी 9 महीने की थी और हमको थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था, लेकिन ये बोले दिव्या क्या तुम जा सकती हो? हम बोले हाँ जरूर जाएंगे। तो हम मीटिंग में बैठे, लेकिन फिर बैठ ना के तो हम बाहर हॉल में रूम बाहर होके लेटे, लेकिन सीखते रहे। इसका क्या फायदा हुआ कि मेरी जो सेकंड वाली बेटी है बिजनेस के माध्यम में बहुत ही ब्रिलियंट है। हम गर्भवती स्थिति में हम मीटिंग अटेंड, क्योंकि सीता मैया के गर्भ में जब लव और कुश हुआ करते थे, कुछ थे तो उस वक्त तो ये था। लेकिन हमारे वक्त में 2000 ईस्वी में तो हमारे लिए जो भी गुरु हैं, जो भी नेटवर्क मार्केट अच्छी बुक जो वो है बड़े बड़े सेमिनार थे, तो हम वो चीज सुनते थे। तो सिलसिला चलते रहा। फिर मेरी तीसरी बेबी हुई, फिर चौथी बेबी हुई, परिवार बढ़ा, जिम्मेवारी बढ़ी, लेकिन जॉब का इनकम नहीं बढ़ा सर। इनकम तो कुछ ही लिमिट बढ़ा, लेकिन खर्च हम लोग का काफी बढ़ गया। तो इसमें क्या हुआ, हम लोग थोड़ा सा नेटवर्क के मामले में थम से गए। तो हम लोग थोड़ा सा नेटवर्क लाइफ में, और इस तरीके से जब जीने लगे, लेकिन बच्चे बढ़ रहे थे सर, उनकी जरूरतें बढ़ रही थी। जब हम शादी करके आए थे तो एक रूम था, अब हमारे 4 से 5 बच्चे हो गए और 5 बच्चे को लेकर के एक रूम में रहना बहुत ही टफ विषय था। और चूंकि ये हमसे बहुत प्यार करते हैं, जिस चीज पे हम अगर नजर डाल दे, हम अपने, चूंकि हम ड्रीम भी वही देखते थे कि जहां तक ये पॉसिबल भर में उसको पूरा कर दे। मुझे पता था इनकी क्या इनकम है, अगर मैं बड़ा चीज मांगू, अगर ये पूरा ना कर सके तो मुझे ही शर्म आएगी कि हमने इतना बड़ा ड्रीम ही क्यों देखा जो इन्होंने पूरा नहीं कर सके। क्योंकि ये मुझे बहुत प्यार करते हैं, आप सबों को पता है, हम इनकी दिल की धड़कन है। क्या बात, सही बात। और तो मैं वही छोटा चीज देखती, बिंदी मैं ज्यादा पसंद करती, चूड़ियां पसंद करती, जो महिलाओं का हक बनता है। तो मैं अगर एक बिंदी देखती तो ये बोल दे 4 लो, हम लोग गुस्सा करते, क्यों 4 ले? नहीं, तुमको लेना पड़ेगा, तुमको ये देखियो, ये भी लो, वो भी लो, चूड़ी भी ये भी लो। तो ये हर ख्वाहिश मेरा पूरा करते, लेकिन मैं ख्वाहिश छोटा ही देखती, मैं बड़ा नहीं देखती। और बिजनेस के थ्रू में तो जानते हैं इन्वेस्ट होता है। तो मेरी नई शादी हुई थी, मेरी ज्वेलरी भी सब हम लोग हटा दिए, क्योंकि घर में सारा डिस्काउंट था, उसको भी पूरा करना है। तो मुझे ज्वेलरी का कभी भी फिक्र नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि ज्वेलरी खूबसूरत ये है, अगर ये हमारे साथ रहे तो कई सारी ज्वेलरी हमारे लाइफ में आएगी। और मेरे तो गहना यही है, इनकी हंसती हुई चेहरा ही मेरा गहना है, क्योंकि हमको पता है अगर ये कहीं भी हमको रखेंगे तो हमको खुशी रखेंगे, क्योंकि इनमें ये कला है कि ये हंसाना बहुत जानते हैं और ये ब्लड डोनेट भी करना खूब जानते हैं। इनकी बहुत सारी खासियत है जो हम इन पे एकदम फिदा हो चुके हैं। इतने स्मार्ट तो है, इनमें गुण कुट के भरा हुआ है, विद्या से भरा हुआ है, ज्ञान एकदम भरा हुआ है, लोक व्यवहार भी काफी है, लोगों को मदद भी खूब करते हैं। लेकिन आप लोग का तभी मदद करते हैं जब आपका पैकेट हरा भरा रहता है। जब आपके पॉकेट में पैसा भरा रहेगा तो आपको भी सबको मदद करने में मजा आएगा। अपने रिलेशन हो या कोई भी हो, क्यों ना हो,
हम अपने बच्चे का भी ड्रीम तभी पूरा कर सकते हैं जब हमारे अकाउंट में पैसा भरा हुआ रहेगा। जिम्मेवारी बढ़ती गई और एक ऐसा समय आया कि जैसे हम बताए कि मेरे पास बाथरूम वगैरह कुछ भी नहीं है, खुला खुला था। हम चले जाते थे, लेकिन मेरी बच्ची इतनी बड़ी हो रही थी और वो खुले में जाए, पीछे जिसको हम लोग बाड़ी कहते हैं पीछे पट्टी में, तो वहाँ खुला मिट्टी का कहा जाता खड्डा खून के उस पर कुछ पट्टियां बिछा करके फिर हम लोग वहाँ फ्रेश होते थे। तो हम गए तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी बच्ची जाती है तो हमको बहुत तकलीफ होता है। लेकिन ये बाथरूम बनाना एक सहज सी बात नहीं है जॉब वाले के लिए। हमारे पास जमीन भी नहीं था कि जमीन का एक टुकड़ा भी बेच के हम बाथरूम लैट्रिन बनवा ले। और इसी बीच में लाइफ में तो बहुत सारी कष्ट थी। माँ बोलती भी थी कि कैसा घर में आप शादी कर दिए हैं, तो मेरी बेटी को कुछ भी नहीं है, ना घर, एक रूम है, ना लैट्रिन है, ना बाथरूम है, खुला चापाकल है, मेरी बेटी कैसे वहाँ रहेगी। मेरी बेटी कभी नहीं खाना बनाती नहीं, जिसके घर में 4-4 लैट्रिन है, 4-4 बाथरूम है, और मेरी बेटी ऐसे रहे। तो हम हमेशा माँ को बोलते थे, माँ तुम हमेशा ये चिंता मत करो, तुम बस ये आशीर्वाद दो कि हमारे कमाई में खूब वृद्धि हो और हमारा सिंदूर मेरा सुहाग सब दिन मेरा साथ दे, हमको इस घर से वो विदा करे, यही हमको तुम आशीर्वाद दो। तो हम इनको बोल नहीं सकते थे कि हमको ये चीज चाहिए, हम बस अपना लाइफ को जी रहे थे। लेकिन बच्चियां जो बड़ी हो रही थी, ये हमको काफी तकलीफ हो रहा था, कैसे क्या करें, इनसे क्या मांगे। हम अपनी सासू माँ को नहीं बोल सकते थे, क्योंकि माँ का पेंशन जो आता है तो वो अपने बेटी को देखती है ना, हमको भी अपना इनकम है। हम अपनी जिम्मेवारी किसी को देना नहीं चाहते थे, हम खुद बिल्ड करना चाहते थे, क्योंकि आदमी जब तक खुद बिल्ड नहीं होगा तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन संजोग देखिए क्या होता है कि अगर आप मन में सोचते हैं कि मुझे ये चाहिए, ये ड्रीम चाहिए, तो भगवान भी उसको पूरा कर ही देता है। संयोग की बात है, एक दिन मेरे पापा हमेशा हमसे मिलने के लिए आ जाया करते, वो पास में ही शादी किए ताकि बेटी उसके सामने हो, वो हमेशा बेटी को देखते रहे। तो पास में ही मेरी शादी हुई, एक ट्रेन से आते और एक ट्रेन से चले जाते। संजोग हुआ कि मेरे पापा एक दिन सुबह 7 बजे 6-7 बजे मेरे घर आ गए, मेरे ससुराल आ गए। तो पापा को हम खाना वगैरह बना के दिए, तो खाना बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया, तो हम जो बाथरूम गए उस दिन काफी बारिश हुई थी। तो बारिश होने पर क्या होता है कि जो पहले के टाइम में जो लोग रहते होंगे जिसके घर में पहले बाथरूम नहीं होगा, वो इस चीज को फील करते, हम भी नहीं करते थे। हम तो यहाँ फील किए कि जब बारिश हुआ तो उसमें कुछ जीवाणु कीटाणु हो जाते हैं। वो मेरे पैर पे वो जो आया, हम उठ के भागे और पापा के पास आए। पापा सोए थे और उनके सामने हम खूब बहुत रोए। हम समझते हैं लाइफ में पहली बार हम अपने पापा के पास इतना रोए, और इतना रोए कि हम क्या बताएं, मेरे मोहल्ले का अगल बगल का लोग सब आके जमा हो गया। तब बोलने लगा कि क्या हुआ दुल्हन काहे रो रही? नहीं, हम नहीं रो रहे हैं। पापा को हम बोले कि आपको किस चीज की कमी थी? धन नहीं था, क्या चीज नहीं था? हर कुछ था। आखिर क्या चीज सोच के आपने मेरा इस घर में शादी किया जहाँ कुछ भी नहीं है? आप भिखारी तो नहीं थे, फिर क्या चीज देखे शादी किए? और जानते हैं, यहाँ पापा मेरे अपलाइन थे और मैं उसकी बेटी छोटी सी डाउनलाइन थी। पापा अपलाइन की तरह हंस रहे थे खिलखिला के, और मैं रोए जा रही थी, इतना रोए जा रही थी मेरा सीना फट गया था। पापा हंस रहे थे। हाँ, पापा बोले कि हो जाएगा। हमने कि हो कैसे जाएगा? आप हमको जहाँ ला दिए हैं यहाँ कुछ भी नहीं है। लड़का अच्छा है तो ठीक है, लेकिन कुछ तो नहीं है, हमको इतना कष्ट है। पापा बोलेंगे चलो ना, कोई बात नहीं बेटा, 1-2 महीना रह जाना, फिर मन घूम जाएगा, फिर चलिए लेके जाएंगे, फिर तो हम इसी जगह आएंगे, तो हम जाएंगे क्यों? तो मेरी बेटी चारों बेटी बोली क्या कोई बात नहीं मम्मी, जाओ ना, थोड़ा सा घूम के आ जाओ। तो हम रोए तो पापा हमको ले गए, और वहां से फिर चूंकि हम माँ न है, माँ अपना दर्द नहीं देखती, अपने बच्चों का कष्ट देखती है। मुझे वो कहीं ना कहीं कसक थी कि हम अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम अपनी सासू माँ के पास डिमांड नहीं करना चाहते थे। हमको पता था कि हमारे घर की स्थिति क्या है। एक मध्यम वर्गीय जिसके घर में भाई का जिम्मेवारी है,
उनकी बड़ी बहन का रिस्पॉन्स है, उनके पास 4 बच्चे हैं, उनके पास उनके पिता का भी हाथ उनके सर पे नहीं था, क्योंकि इनके पिता जब मरे थे तब उन्हीं का जॉब इनको मिला था, ना जमीन था, कुछ भी नहीं था। तो उस व्यक्ति से हम कैसे उम्मीद करते? लेकिन उस वक्त पापा आए, पापा बोले चलो हो जाएगा, और पापा क्या किए, अपलाइन के तरह हमको हिम्मत दिए और ले गए अपने साथ, और उन्होंने खुद इस घर में आके अपने मेहनत से मेरे लिए घर बनाए, पैसा इन्वेस्ट किए, मजदूर की तरह काम किए। जैसे हम लोग के बिजनेस में अपलाइन अपने डाउनलाइन के लिए अगर हम लोग अपने अपलाइन के सामने नखरा दिखाते हैं, हमारी ये मजबूरी है, हमारी ये परेशानी है, हमको ये चाहिए, आप हमको क्या किए, हमको कहाँ मेहनत करके दिए, हम अगर अपने डाउनलाइन के सामने ये अपलाइन के सामने ये करते हैं, तो अपलाइन भी हंस के कहता है कोई बात नहीं है, हम सारा व्यवस्था कर देंगे। तो अपलाइन हमारे दूर से आते भी हैं, पैसा खर्च करके, भूखे भी रहते हैं, हमारे लिए प्लान भी दिखाते हैं, हमारे लिए मीटिंग भी करते हैं, और उससे जो हमारा बिजनेस बड़ा होता है तो हमारा छोटा छोटा ड्रीम पूरा होता है। लेकिन दोस्तों, जब आपका जरूरत ड्रीम के रूप में पूरा हो जाता है तो लाइफ फिर वैसे ही मस्त हो जाता है, क्योंकि हमारी बच्चियां सेफ हो गई है, मेरे लिए घर हो गया है, किचन हो गया है, बाथरूम दो बाथरूम हो गया है, बच्ची हमारी सेफ थी, तो हमको भी लग रहा था अब लाइफ में कुछ भी नहीं रहा, अब तो मेरा सपना पूरा हो गया, अब मुझे क्या चाहिए। तो मैं ड्रीम देखना भी छोड़ दी थी, भूल गई थी, क्योंकि लग रहा था कि अब तो पूरा ही हो गया, पापा दे दिए, तो अब मैं क्या करूं। लेकिन समय अपने और वो कर आगे बढ़ते चला गया। उस समय में हमारी बच्चियां बड़ी होती चली गई। फिर मुझे लगा कि अब इस एक रूम से उपाय नहीं होगा, अब हमको घर और बड़ा करना होगा, और भी घर बड़ा करना होगा। लेकिन अब जो हमने सोचा कि नहीं, अब घर और चाहिए, अब मेरे पापा की भी जिम्मेवारी बढ़ चुकी थी, मेरे भाई की शादी भी हो चुकी थी, मेरे घर में प्यारी भाभी आ गई, 2 छोटे, एक पढ़ने का मेरी भतीजी, एक आकर्ष मेरा भतीजा भी आ गया, माँ पापा का जिम्मेवारी भी बढ़ गया, भाई का भी बढ़ गया, और मुझे भी कहीं ना कहीं लगा अब मुझे नहीं बोलना चाहिए, और मैं भूल भी गई कि मदद भी मांगना चाहिए कभी भी किसी से, और मदद नहीं मांगते हैं तो बेहतर करते हैं। मुझे लगता है दोस्तों, उस वक्त अगर हम अपने पापा के सामने नहीं रोए होते, नहीं कुछ कहे होते, तो ज्यादा बेहतर होता। हमारे लाइफ में जब भी हमारे अपलाइन हमारे सामने आता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी जरूरत के बारे में रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, सपनों के बारे में बात कभी नहीं करते हैं। अगर उस वक्त अपने सपनों के बारे में थोड़ा सा मैं अपने पापा के साथ शेयर कर लेती कि पापा आने वाले समय में मैं अपने कमाई से घर बनाऊंगी, बाथरूम बनाऊंगी, तो मुझे लगता है मुझे भी जीवन भर ये ढोना नहीं पड़ता कि मेरे पापा ने मेरे लिए घर बनाया। मैं भी कॉन्फिडेंस से बोल दी कि हम दोनों ने अपने प्यार का आशियाना बनाया। खैर कोई बात नहीं, वो तो माता पिता का आशीर्वाद होता है, ये तो हम लोग सोने में तकलीफ होता होगा, जैसा मुझे लगता है। डांस करने में, क्योंकि मेरी बच्ची लोग काफी नृत्य में संपूर्ण है, पेंटिंग भी करती है, हर चीज में है हमारी बच्ची, मुझे लगता है उसको डांस करने में भी दिक्कत होता होगा। मैं अब उसके लिए क्या करूं, मैं माँ हूं ना, माँ तकलीफ जानती है बच्चों का। जरूरत एक समय में सपना बन जाता है, ड्रीम्स बन जाता है, लेकिन वो है जरूरत। बच्चा, माँ का तो दिल माँ के ही तरह होता है, आप सबको पता है। और फिर जो दिव्या सपना देखना भूल गई थी, ड्रीम देखना भूल गई, फिर उसने एक ऊंचा उड़ान लिया कि मुझे फिर से ड्रीम देखना है अपने बच्चों के लिए, उनकी हर ख्वाहिशों को पूरा करना है। क्योंकि मुझे पता है जब हम लोग एमबीए किया करते थे तो मेरे हस्बैंड बहुत ही बड़े ड्रीमर है और मैं भी हूँ ड्रीमर, और एमबीए में कहा जाता था कि आप सपने देखिए, बड़े बड़े सपने देखिए और लोगों के साथ बोलिए, फक्त सीना चौड़ा करके बोलिए। और मेरे हस्बैंड जब भी अपने सपनों के बारे में बोलते थे, छोटे सपने सभी लोग एक्सेप्ट करते थे, लेकिन हम लोग अपने औकात से जहां ज्यादा सपना का बड़ा बोलते थे तो लोग कहते अरे ये देखो मुंगेरी लाल के सपने। उस वक्त
का मूवी सीरियल चला करता, हम उसको देखा करते थे। तो वो क्या करता था, बस सपना देखता तो ख्याल में खो जाता था। दोस्तों, मुंगेरी लाल के सपने हम उसे कहेंगे जो सपना केवल देखता है, उसके प्रति वो एक्शन नहीं करता है, काम नहीं करता है, वो मुंगेरी लाल के सपने हैं। लेकिन जो व्यक्ति, जो बंदा सपने देखते हैं लेकिन उसके प्रति पूरा जी जान अरज देता है, पूरा एकदम फोर्स लगाता है, अपना 100% एक्टिव फोर्स लगाता है कि मुझे ये करना है तो करना है, मुझे पाना है तो पाना है, उस व्यक्ति को हम मुंगेरी लाल के सपने नहीं कहेंगे। उसका सपना भी पूरा होता है। दोस्तों, मुझे पता है कि जब ये बोल रहे थे कि हमारे घर पे हवाई जहाज आएगा और वो लैंड करेगा, तो लोग हंसते थे, इसके घर पे हवाई जहाज आएगा, देखो गोपाल सिंह के घर पे हवाई जहाज आएगा, एक ससुर का मोटरसाइकिल पर चल रहा है और हवाई जहाज का सफर। लेकिन मुझे पता था जो सपना देखता है उसका पूरा होता है। दोस्तों, जब दिव्या गोपाल सिंह हवाई जहाज का सपना देखता था, आज मेरा छोटा सा बेटा हर्ष, छोटा सा ही है, अभी करीबन 9 साल का ही हुआ होगा, और वो कहता है मम्मी हम तो हवाई जहाज लेंगे, वो 1000 से ज्यादा का लेंगे और हवाई जहाज। और कभी कभी तो ये बोलता है मम्मी जब अपना हवाई जहाज आएगा ना तो हम अपने दोस्तों को कैमरा दे देंगे और हम बोलेंगे कि हम ऊपर जब उड़ाएंगे हवाई जहाज तुम नीचे से देखना, और हम बोलेंगे अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम भी करो बिजनेस, आ जाओ मेरे साथ। तो देखिए दोस्तों, हमने 2000 ईस्वी में सपना देखा और आज के दिन में मेरा बच्चा को लग रहा है कि सपना पूरा होता है। सपने पूरे होते ही होते हैं। तो दोस्तों, फिर दिव्या सिंह ने अपना सपना देखना, सजोना, सपना पिरोना, सपना को देखना हमने फिर से शुरू किया कि हम अपनी बच्चियों के लिए क्या करें। और सपने अच्छे होते हैं। अगर आदमी जिंदा है तो उसको सपना देखना चाहिए, जो आदमी मर चुका है वो सपना कभी नहीं देखेगा, क्योंकि जो सपना देखता है उसी का पूरा होता है। और इसी तरीके से हम खोज रहे थे, क्योंकि जब आप किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं, जब आपका पहला कोई सपना देखता है तो जो पूरा करता है वो तो एक्टिव होता है, लेकिन जो सपना मांग के पूरा करता है वो विकलांग हो जाता है। मैं भी कहीं विकलांग हो गई थी, मेरे पिता के सपना पूरा करने पर दिव्या सिंह भी विकलांग हो गई थी, लेकिन दिव्या सिंह का जब जरूरत, बच्चे बड़े हुए, फिर दिव्या सिंह दौड़ने के मूड में आ गए कि अब मुझे दौड़ना है। आर्थिक युग में अब मैं अभी नहीं दौड़ी तो मैं अपने बच्चे का भविष्य कैसे संवारूंगी, क्योंकि मेरा ड्रीम है कि हम अपनी बच्चियां का बड़े बड़े घर में शादी करें, एकदम ऐसे घर में शादी करें कि वो रानी की तरह हमारी बच्चियां रहे। हम भी रानी की तरह है, लेकिन हमारी बच्चियां और भी रानी की तरह। विदेशों में हम अपनी बेटी की शादी करें, कभी इस देश में जाए तो कभी इस देश में जाए, आप सबों को भी हम लोग स्वागत करेंगे। तो ये मेरा स्वार्थ समझिए, जो भी समझिए, हम चाहते हैं हम अपनी बच्चियों की अपने से क्या, मतलब कि जो मेरी सोच है उससे भी ऊंचे घर में अच्छा लड़का, वहां हम शादी करें। तो लेकिन दौड़े कहाँ, दौड़े, बीच नहीं मिल रहा था। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं इंटर में ही हूँ पूरा, उसको भी मैंने कंप्लीट नहीं किया। मेरे घर में मेरे एक भैंसुर है जो विकलांग है, सासू माँ है, 5 बच्चे हैं, इनको छोड़ के कहाँ जाएंगे। जब मुझे पसंद नहीं है, क्यों नहीं पसंद है ये मैं आपको कभी फिर बताऊंगी, लेकिन ढूंढ रहे थे, कुछ नहीं मिल रहा था। लेकिन क्या होता है, जब आप मंजिल को फिक्स करते हैं तो रास्ता कहीं ना कहीं से मिल जाता है। लेकिन सबसे पहले आपको माइंड में ये करना कि हमको मंजिल फिक्स करना है। तो हमने भी मंजिल फिक्स किया कि मुझे कुछ चाहिए, हटके चाहिए, क्योंकि इससे घर चलेगा नहीं, मुझे और इनकम चाहिए। क्योंकि माँ ये चाहती है अपने बच्चों का हर ड्रीम को पूरा करने चाहती है, मेरी बेटी जिस चीज पे हाथ डाल दे उसको हम दे दे, हमको पैसा नहीं मांगना पड़े इनसे कि आप हमको पैसा दीजिए, बेटी का ये ड्रीम है। माँ के पॉकेट में इतना पैसा हो, बैंक में इतना पैसा है तो वो फट से खटाक से निकाले, उसको थमा दे, लो बेटी जो तुमको लेना है ले लो। लेकिन मिल नहीं सकता था। लेकिन ऐसा हुआ कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। ढूंढते ढूंढते कहीं तो हम नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि हम घर में रहते थे, लेकिन ऊपर वाला सुन लिए कि दिव्या तुमको कुछ चाहिए, तुम फिर मांगी हो बेटा, तुम्हारा हर ड्रीम हम पूरा करते, चलो ये भी ड्रीम तुम्हारा हम पूरा कर देते हैं। हमारे घर में बहुत सारे दोस्त आते हैं, लेकिन
एक कुछ खास मित्र भी आते हैं, खास मित्र अपॉर्चुनिटी के रूप में आते हैं हमारे जीवन में। श्री मृगांक जी आए थे, आप आए, बाहर लाए, दिव्या गोपाल की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां लाए। बहुत बहुत धन्यवाद मृगांक सर, आप जैसा दोस्त। थैंक यू दोस्त, थैंक यू, तुमने जिंदगी दे दी। अब नहीं आते मृगांक सर, दिव्या गोपाल वहीं रहती। भले हम ऊपर से दिखते हैं कि हम खुश हैं, लेकिन अंदर में टूटे हुए रहते। क्योंकि ये टूटा हुआ शीशा किसी को हम दिखा नहीं सकते थे। क्योंकि क्या होता है, हम लोगों के अंदर में ईगो होता है कि टूटा हुआ दिल अगर किसी को दिखाएंगे भी तो क्या दिखाए, लोग तो हंसेंगे, अरे देखो दिव्या गोपाल को बाहर से स्मार्ट बनता है, लगता है कि हीरो हीरोइन है, देखो अंदर में टूटा हुआ, इनकम तो कुछ है ही नहीं। किसी के साथ दोस्तों हम शेयर नहीं कर सकते थे, लेकिन हाँ, ना हम इनके साथ शेयर करते हैं, ना ये मेरे साथ, ना मैं अपने बच्चों के साथ शेयर करती, ना अपनी सासू माँ के साथ। लेकिन लाइफ तो यूं ही बढ़ता। अगर मृगांक सर उस दिन अपने लिस्ट में दिव्या गोपाल का नाम नहीं डालते, आज भी दिव्या वही रहती, गोपाल भी वही रहता। हम कुछ भी नहीं कर सकते। वही दिन रात का सब्जी का किचकिच, दूध का किचकिच, 5 बच्चे हैं, आधा किलो में करिए, चाय नहीं पीना है, वो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है दोस्तों। और 10 दिसंबर को हमारे लाइफ में हमारे मृगांक सर आए। सर आपसे यही विनती है, हर दिव्या गोपाल के लाइफ में आप जाइए, भले वो एक्सेप्ट करे या ना करे, आप एक बार जरूर जाइएगा। पता नहीं कौन दिव्या आपको ढूंढ रही होगी, भले इसको नहीं पता है, गोपाल आपको प्यार करेगा जरूर सर। क्योंकि भारत में बहुत सारी दिव्या गोपाल है जो आर्थिक आजादी चाहता है, अपने बच्चों की खुशी चाहता है। उसको मृगांक चाहिए, उसको मृगांक चाहिए सर, अनूप सर चाहिए, राजेश सर चाहिए, रवि सर भी चाहिए, रवि सर चाहिए सुरेखा में, और सबसे ज्यादा समीर सर। समीर सर का तो ड्रीम तो इतना बड़ा है कि हम लोग तो सोच भी नहीं सकते। हर ड्रीमर, हमको लगता है वाकई में वो कृष्ण कन्हैया है, वो वासुदेव है, वो विष्णु है। क्योंकि विष्णु ही आम आदमी का धड़कन सुन सकते हैं, वो विष्णु के ही। और इस तरीके से हमारे लाइव में मृगांक सर आए, और 10 को हमारी ज्वाइनिंग हुई, और 12 को हमारे इसी रूम में हमारे जीवीडी राजेश गुप्ता सर आए। राजेश सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अगर सुन रहे तो थैंक यू। वो शाम नहीं थी, वो दिव्या गोपाल के लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। वो शाम हर व्यक्ति, हर कपल के लाइफ में आए, और वहां से हमारा मोदी केयर लाइफ जो इतना स्मूथ हो गया, उस पे हमको मौका मिला दौड़ने का। और वो जो रनिंग जो हमने 10 दिसंबर से शुरू किया, तो आगे का क्या सफर हुआ, आगे हमारे बेस्ट कपल माय डियर हस्बैंड बताएंगे। सर आज ये पहली बार मैं बात कर रहा हूँ, और हम इस बात को करने के मूड में नहीं थे। मुझे आज तक किसी ने रोते हुए नहीं देखा सर। हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, आप हमारे गुरु हैं। आपने कहा गोपाल सिंह कहानी बताना, सुरेखा मैम आपको भी बोली थी तो आपने बताया। मैं भी सर आपको प्यार करता हूँ, आपने मुझे कहा मैं मेरे गुरु है सर। खैर गोपाल सिंह स्ट्रांग है। यस यस सर 96 में मेरे पापा नहीं रहे, मैं बहुत छोटा था, शायद 16 साल का था मैं, 16, 17, 18 साल का। वो उम्र वो होता है जब आप बिल्कुल एक्साइटेड होते हो जीवन में कुछ करने का, लेकिन आपके बैरियर जब लग जाती है जिंदगी में। तो हमें देखना था हमारी माँ, हमारे भैया, सारा परिवार, बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई। हम उड़ान भरना चाहते थे जिंदगी में, सपने पहले भी देखा करते थे। हमें याद है 94 में जब मैं मैट्रिक पास किया था, 92 में, 94 में पियरलेस आई थी और उसने मेरा ड्रीम जगाया। उसने नेटवर्किंग की ताकत मुझे समझाई थी कि ऐसे ऐसे जोड़ के, ऐसे ऐसे जोड़ के। उसी ने मुझे कहा या तो आप नेटवर्किंग करोगे या तो वर्क करोगे। मुझे सर वर्क करना पसंद नहीं, क्योंकि मुझे इतना तो समझ आ गई थी कि अगर वर्क करूंगा तो नौकर होऊंगा, और मालिक बनना है तो नेटवर्किंग करना पड़ेगा। सर मेरी जिंदगी में दिव्या जी आई, मैं बहुत प्यार करता हूँ इनको, पता नहीं कितना करता हूँ लेकिन करता जरूर हूँ। ये मेरी धड़कन है।
अब मेरी धड़कन हो। सर जब ये हमारी जिंदगी में आई 17 मई को, हमने इनको कहा था यत्र नारी पूजन्ते तत्र मनते देवता, और ये मैं जुबान मेरी नहीं है, ये मेरा दिल है। मैं नारी को पूजता हूं जी। यत्र नारी पूजन्ते तत्र मनते देवता। और मैंने सोचा अगर मैं नारी की पूजा ना करूं तो किसकी करूं? नारी शक्ति है, नारी समृद्धि है, नारी ताकत है। अगर मुझे ये सारे चीज चाहिए तो नारी को पूजना ही पड़ेगा। और वो सब चीज मैं इनमें हमेशा देखता हूँ। आज मैं बोल रहा हूँ, बोलने दीजिए, ज्यादा बात नहीं। सर मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे नाम के पहले श्री लगता है क्योंकि मैं पुरुष हूं, लेकिन हर स्त्रियों के नाम के पहले श्रीमती लगता है क्योंकि श्री का मतलब समृद्धि और मति का मतलब सरस्वती। ये हमेशा हमसे बेहतर रही है, इसलिए ही हमारी बेटर हाफ है। बहुत बढ़िया सर मैं कोई चीज नहीं बताऊंगा, और अक्सर मुझे दुख की बात करने की आदत नहीं है सर। दिव्या जी ने साथ दिया, बताई। अब मैं बताता हूँ बिजनेस में जब आया, मैं लोग कहते हैं कि गोपाल सिंह फटाफट तुमने कैसे किया बिजनेस। मैं बताता हूं मैंने क्यों किया। क्योंकि जब मेरे पिताजी मरे थे, मेरे दादाजी नौकरी करते थे, उसके बाद उनके मरने के बाद मेरे पिताजी किए, उसके मरने के बाद पिताजी के मरने के बाद मैं किया। और मेरी वाइफ मुझे बताई थी, अभी ये याद नहीं होगा इसको, मुझे याद है, मैं बताना चाहूँ। नहीं मैं बोलूंगा। ये रोई थी, ये बहुत रोई थी। हमने पूछा प्यारी तुम क्यों, मैं इनको प्यार से प्यारी ही बोला करता हूँ, प्यारी तुम रो क्यों रही हो? तुम नहीं बताई हमको। हम कहे अगर तुम बताओगी नहीं तो हम तुम्हारे दर्द को समझेंगे कैसे? तुम हमको कमजोर मत करो, तुम मेरी ताकत बनो। इसने कहा आपके पापा आपके दादा के मरने के बाद लिए, आप अपने पिताजी के मरने के बाद, हमको लगता है कि आप मुझे छोड़ के चले जाओगे। सर मैं नौकरी छोड़ना चाहता था, मैं नौकरी छोड़ना चाहता था, इसलिए हम ऑप्शन की तलाश में कर रहे थे, इसलिए एमओए को भी हमने दिल लगा के किया। हमने इनका सारा जेवर बेच दिया सर, कि मेरे तरफ से कोई कमी ना हो। सर मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी, मैंने पूरा सिस्टम को फॉलो किया। बिजनेस अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, शायद मैं सर्वाइव नहीं कर पाया। और जब मुझे मोदी केयर के बारे में राजेश सर सिर्फ इतना बोले थे, सर आपको याद होगा कि प्रोडक्ट वही है, अफोर्डेबल प्राइस में है, मिडिल क्लास भी कर सकता है। मेरे सपने, मैंने सिर्फ यही पूछा सर 50,000 आ सकते हैं? आपने कहा था हाँ। मैंने कहा था मैं माथा नहीं लगाऊंगा, आप जो कहोगे मैं करूंगा। मैंने अपने आप को सबमिट किया। सर मैं जानता था कि सबमिशन क्या होती है। सर मैं जानता हूं कि पतंग कटता नहीं है, कटते धागे हैं लोग, लेकिन कहते हैं पतंग कट जाता है। सर मैं कटा नहीं था, मेरा कनेक्शन कट गया था मेरे सपनों से, मेरे उड़ान से। लेकिन जब मुझे श्री मृगांक मेरे जीवन में आए, दोस्त तुम मेरी जिंदगी में आके तुम मेरी जिंदगी बना दिए हो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कर भला तो हो भला। मैं हमेशा ऐसे ऐसे, मैं अब मृगांक बन गया हूं और दुनिया के कई गोपाल के जिंदगी में कामयाबी लाऊंगा। ये मेरा कसम है, क्योंकि मैं अपना दर्द जानता हूं, मैं अकेला नहीं हूं जिसे दर्द है। और मैं दिन रात एक करके काम करने लगा। दिव्या जी मेरे साथ हमेशा रहा करती थी। 2 बजे रात के मैं प्रचंड ठंडी में आता था, 5 मिनट सिर्फ मैं मोटरसाइकिल पर इसलिए बैठता था कि शरीर नॉर्मल हो जाए। खैर इस चीज को नहीं बताऊंगा, टू बी कंटिन्यूड, लेकिन इतना मैं बताऊंगा, हम दोनों का एक सपना, हमारी कहानी चलती रहेगी, हमारा संघर्ष चलता रहेगा। ये हमारा संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक मैं अंतिम दिव्या गोपाल को भी खुशी देने का प्रयास में, या तो हम दोनों का अंत हो जाएगा या मैं तो गरीबी के अंत करूंगा। ये वादा है सर, क्योंकि आप हमारे गुरु हैं, मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं, मेरा कनेक्शन आपसे है। सर आपसे एक चीज है, धागा मत टूटने दीजिएगा, साथ मत छोड़िएगा सर, हम दोनों तो कभी नहीं छोड़ेंगे, हमें नहीं छोड़ना। क्या देना साथ मेरा,
सर हमारी कहानी अगले एपिसोड में और होगी। बस मैं इतना कहूंगा, दिव्या है और गोपाल हूं, और डी और जी लगा के ही गॉड होता है। और गॉड का मतलब होता है आइदर यू डिस्ट्रॉय योरसेल्फ और जनरेट योरसेल्फ। जिस तरह सिक्का के दो पहलू होते हैं, उसी तरह ईश्वर भी कहते हैं GOD, जनरेट और डिस्ट्रॉय। मैं जनरेशन में विश्वास करता हूं। क्यों? मेरे साथ मेरे मृगांक हैं, मेरे अनूप सर हैं, मेरे राजेश सर हैं, मेरे रवि सर हैं, मेरे उत्तम सर है, सुरेखा मैम है, शिवेंद्र सर मुझे सिखाते हैं, उत्तम सर सिखाते हैं, राकेश सर सिखाते हैं, पूरा सिस्टम मुझे सिखाता है। और सभी बहुत ही प्यारे हैं जो हम दोनों को बहुत बहुत और मैं बताऊं सर, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आज मेरे टीम में जितने भी लोग आ रहे हैं ना, वो भी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। बहुत हम दोनों को मैं प्यार करते हैं। हम दोनों को प्यार करते हैं और हम भी उन लोगों को इतना प्यार करते हैं। सर जानते हैं सर, वो मुझे किस कारण से प्यार करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता दूं, मैं इसलिए प्यार करता हूँ कि हो सकता है उनकी मुस्कुराहट के पीछे गोपाल छिपा हो। सॉरी सर, आज इतना ही। टू बी कंटिन्यूड। थैंक यू सर, थैंक यू सर।